फरवरी 2026 में ईरान ने अपने सर्वोच्च नेता, अपने परमाणु कार्यक्रम और लगभग 2000 हिजबुल्लाह लड़ाकों को कुछ ही हफ्तों में खो दिया। 150 से अधिक युद्धपोत नष्ट कर दिए गए। अर्थव्यवस्था ढह गई, शासन को सैन्य रूप से अपमानित किया गया। और ठीक इसी समय ईरान ने वह कदम उठाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जलडमरू मध्य पर एक टोल बूथ बना दिया और पूरी दुनिया को चेतावनी भेज दी, गुजरने के लिए भुगतान करो। लेकिन टोल लेने के बजाय ईरान को कुछ ऐसा मिला जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। ये समझने के लिए कि ये कदम शासन के दिमाग में क्यों सही लगा और ये इतना गलत क्यों हो गया, आपको होर्मुज जलडमरू मध्य के बारे में एक बात समझनी होगी, क्योंकि असली मुद्दा तेल नहीं था, सवाल इससे भी पुराना था। समुद्र के नियम कौन तय करता है? ये जलमार्ग अपने सबसे सकरे हिस्से पर सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है। ये बहुत कम लगता है। दुनिया में इस्तेमाल पेट्रोलियम का हर 5वां बैरल यहीं से गुजरता है। प्राकृतिक गैस, ईंधन, पेट्रोकेमिकल उत्पाद भी रोज इसी रास्ते से जाते हैं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करना वैश्विक अर्थव्यवस्था की गर्दन दबाने जैसा है। ईरान को यह दशकों से पता था। ये उसका तुर्क का इक्का था, सबसे कीमती। लेकिन फरवरी के हमलों के बाद शासन अपने लगभग सारे पत्ते खोल चुका था। परमाणु कार्यक्रम, जिसे बनाने में 40 साल और अरबों डॉलर लगे, कुछ ही दिनों में तबाह हो गया। लेबनान में हिजबुल्लाह भारी नुकसान झेल रहा था। मिसाइल, लॉन्चर, युद्धपोत, इन सबको अमेरिकी और इजरायली वायुसेना ने नष्ट कर दिया था। और अर्थव्यवस्था की क्या हालत थी? तो युद्ध शुरू होने से पहले ही वह लगातार बढ़ती महंगाई और दशकों की पाबंदियों के कारण घुटनों पर था। जो बचा था वही जलडमरू मध्य था। फिर शासन ने हिसाब लगाया, अगर हमारे पास अब असली सैन्य ताकत नहीं बची है तो हम वही इस्तेमाल करेंगे जो अभी भी हमारे नियंत्रण में है। दुनिया को खाड़ी तेल चाहिए, दुनिया कीमत चुकाएगी। मार्च 2026 में ईरानी शासन ने घोषणा की कि जो जहाज जलडमरू मध्य से गुजरना चाहते हैं उन्हें अनुमति लेनी होगी और इस विशेषाधिकार के लिए भुगतान करना होगा। उन्होंने एक संस्था बनाई जिसका खुद का वेबसाइट, आधिकारिक ईमेल और शुल्क था, जो प्रति जहाज $2 मिलियन तक पहुंचता था। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स, शासन की सबसे शक्तिशाली सैन्य शाखा, ने इस रास्ते का नियंत्रण संभाल लिया। भुगतान चीनी युआन और बिटकॉइन में स्वीकार किए जाते थे, सीधे शासन की अपनी वॉलेट्स में, जो पश्चिमी वित्तीय प्रणाली से बाहर थी, और ताकि यह जबरन वसूली न लगे, जबकि असल में यह जबरन वसूली ही थी, शासन ने इस योजना का नाम बदल दिया। इसे वे नेविगेशन सेवा शुल्क, समुद्री बीमा या मेरी पसंदीदा फारस की खाड़ी की सुरक्षा के लिए पर्यावरण कर कहते थे। वही टोल टैक्स, बस पैकेजिंग अलग थी। सरासर बेशर्मी। सोचिए उस तेल टैंकर के कप्तान के बारे में जो जलडमरू मध्य के प्रवेश पर खड़ा है और उसे एक आधिकारिक फॉर्म वाला ईमेल मिल रहा है और जमा करने के लिए एक बिटकॉइन खाता भी। भुगतान करें। और जब रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की नाव पास आए तो आपको रेडियो पर प्रसारण करने के लिए एक गुप्त कोड मिलेगा। अगर आप भुगतान नहीं करते हैं तो आपको शुभकामनाएं। क्या आप शर्त लगाते कि पश्चिम पैसा देगा? इसी बीच सैकड़ों जहाज जलडमरू मध्य में लंगर डाले हुए थे। 2000 जहाज़ों में 20,000 नाविक फंसे हुए थे। कई लोगों के पास खाना, पानी और ईंधन खत्म हो रहा था। दुनिया का तेल ठप पड़ गया था और ईरान को लग रहा था कि समय उसके पक्ष में है। ऐसा लग रहा था कि योजना काम कर रही है। लेकिन फिर ट्रंप बोले। डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत के लिए राजनयिकों को नहीं भेजा। उन्होंने मध्यस्थता के लिए कतर को फोन नहीं किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में बहस की शुरुआत नहीं की, जहां रूस और चीन किसी भी प्रस्ताव को वीटो कर देते। अप्रैल 2026 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकाबंदी लगा दी। ईरान में प्रवेश या बाहर जाने की कोशिश करने वाले हर जहाज को अब अमेरिकी नौसेना से अनुमति लेनी पड़ती थी। 31 जहाज़ों को
कुछ ही दिनों में वापस लौटने के लिए मजबूर किया गया। ट्रंप ने नौसेना को आदेश दिया कि जलडमरू मध्य में बारूदी सुरंगें बिछाते पकड़े गए जहाजों को मार गिराए। उनके अनुसार बिना अमेरिकी नौसेना की अनुमति के कोई भी जहाज आ या जा नहीं सकता। इस समय हमने नाकाबंदी कर रखी है। वे कारोबार नहीं कर रहे हैं। मुझे ये देखना पसंद नहीं था कि नावें बाहर आ रही हैं। अगर वे ईरान के साथ कारोबार कर रही थीं, लेकिन अगर वे नहीं कर रही थीं, तो कोई नाव बाहर नहीं आई, तो अब वे कुछ नहीं कर रहे हैं। ईरान बिल्कुल भी कारोबार नहीं कर रहा है। संकरी जलडमरू मध्य पूरी तरह से बंद है जब तक कि ईरान समझौता नहीं करता। वह शासन जो दुनिया से टोल वसूलना चाहता था, उसके अपने बंदरगाह ही बंद कर दिए गए थे। लेकिन अपमान यही नहीं रुका। मई 2026 में ईरान ने जलडमरू मध्य में अपने नियंत्रण क्षेत्र का नक्शा प्रकाशित किया। समस्या यह थी कि उस नक्शे में संयुक्त अरब अमीरात और ओमान के क्षेत्रीय जल पर भी अतिक्रमण दिखाया गया था, दो देश जो इस संघर्ष का हिस्सा नहीं है। प्रतिक्रिया तुरंत आई। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत और कतर ने सार्वजनिक रूप से ईरानी अधिकार को खारिज कर दिया। 115 से अधिक देशों ने एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए जिसमें शासन की निंदा की गई, जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के इतिहास में सबसे अधिक है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी ट्रंप को संकेत दिया कि वह टोल का विरोध करते हैं। पश्चिमी ऑपरेटरों ने भुगतान नहीं किया क्योंकि इससे कंपनी अमेरिकी प्रतिबंधों में आ जाती। ये योजना केवल चीन और रूस से जुड़े गुप्त जहाजों से ही पैसा इकट्ठा कर रही थी। जिन्हें शासन से छूट मिली थी वे सहयोगी थे और वे मुफ्त में गुजर रहे थे, जबकि पश्चिमी देशों को रोका जा रहा था। चीन और रूस मुनाफा कमाते हुए संयुक्त राष्ट्र में किसी भी प्रतिक्रिया को वीटो कर रहे थे। यह कोई सहयोग नहीं, यही उनका खेल है। और फिर हम इस पूरी कहानी के सबसे विनाशकारी विवरण पर पहुंचते हैं। ईरान ने दुनिया पर दबाव बनाने के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य बंद किया, लेकिन खुद ईरान का 90% से अधिक विदेशी व्यापार इसी जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है। इस संकरे मार्ग को बंद करके शासन ने अपनी ही गर्दन काट ली। जितनी ज्यादा वसूली होती उतने ही कम जहाज गुजरते और आमदनी भी घटती। शासन ने खुद विनाश का चक्र बना लिया था और वो उसके केंद्र में था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2026 में ईरानी अर्थव्यवस्था में 6% से अधिक की गिरावट और लगभग 70% महंगाई का अनुमान लगाया है। युद्ध की शुरुआत से ही कीमतें 40% बढ़ गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार को अपने ही कर्मचारियों को वेतन देने में मुश्किलें आ रही थी। जिस शासन ने टोल से अरबों कमाने की सोची थी, वही अपने ही बनाए टोल की वजह से दिवालिया हो रहा था। वो बमों से जंग हार गया और टोल के जरिए जीतने की कोशिश की। ये भी काम नहीं आया। चल रही बातचीत में ट्रंप ने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करने की मांग की और क्षेत्र में ईरानी सरकार द्वारा वित्त पोषित सशस्त्र समूहों के अंत की भी मांग की। शासन अभी भी विरोध कर रहा है, लेकिन ये तथ्य कि वो बातचीत कर रहा है अपने आप में उस सरकार के लिए एक हार है जिसने कभी न झुकने का वादा किया था। पश्चिम ने कीमत नहीं चुकाई। इसके साथ ही उसने पुराने सवाल का जवाब दिया। समुद्र के नियम कौन तय करता है? महत्वपूर्ण यह नहीं कि भूगोल किसके पक्ष में है, बल्कि यह है कि व्यवस्था की रक्षा करने की इच्छा किसमें है। मार्को रूबियो ने ठीक कहा, अगर आप होर्मुज में होने देंगे तो ये 5 और जगहों पर भी होगा। चीन दक्षिण चीन सागर में, रूस बाल्टिक सागर में दुनिया की हर तानाशाही देख रही है और नोट कर रही है। यहाँ झुकना सिर्फ ईरान के आगे कमजोरी नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी हरी झंडी होगी। और ईरान, देखिए, उसने इस दांव में ये सोचकर कदम रखा कि उसके पास आखिरी तुरुप का पत्ता है, लेकिन आखिर में उसे पता चला कि वो पत्ता उतना कीमती नहीं था जितना उसने सोचा था। और आप क्या सोचते हैं, ईरानी शासन इस संकट से उबर पाएगा या उसके दिन गिने चुने रह गए हैं?
कमेंट्स में अपनी राय बताएं। अगर वीडियो से आपको दुनिया को समझने में मदद मिली है तो इसे जियोपॉलिटिक्स में रुचि रखने वाले से साझा करें। अगली बार मिलते हैं।